नमस्कार। प्रैक्टिस सेट 8 के अंतर्गत संज्ञान एवं संवेग से जुड़े हुए 60 प्रश्न और उनके उत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि संज्ञान का अर्थ होता है। समान शब्दों में संज्ञान का अर्थ जो ऑप्शन है उस हिसाब से एक हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 2, पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को बांटा है। तो यहाँ से एक प्रश्न, जब सिद्धांत की बातें होती है तो पियाजे का संज्ञात्मक सिद्धांत कई बार पूछा जा चुका है और यहाँ से पूछा जा रहा है कि पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया, और ये 4 भागों में बटा हुआ। आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, संज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अवयव सम्मिलित है? भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क। और चॉइस है सभी। संज्ञान के अंतर्गत भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क सभी बातें शामिल है और इसी आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व है। बच्चों के क्रोध की भावना को जागृत करने में, बच्चों का मूल्यांकन करने में, बच्चों में भय की दशा उपस्थित करने में, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांचने में। और अनुप्रयोग संज्ञान के अंतर्गत इसका अर्थ होता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में इसका प्रयोग होता है। और ये काफी महत्वपूर्ण है शिक्षण की दृष्टि से, क्योंकि शिक्षक को पता होना चाहिए कि किसी भी मुद्दे पर छात्र को उसका पूर्व ज्ञान कितना, और ये पाठ चर्चा का भी हिस्सा रहता है। संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है। ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण और समस्या। इस प्रश्न पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके उत्तर पर भी। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अनुप्रयोग का संबंध संज्ञान से। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिसमें कि जिनका संबंध संज्ञान से होता है उनको संवेग के साथ रख दिया जाता है, और जिनका संबंध संवेग के साथ होता है उनको संज्ञान के साथ रख दिया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर संज्ञान के साथ आपने देखा कि अनुप्रयोग का जुड़ा है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है संवेग का एक हिस्सा नहीं है, तो स्वाभाविक है कि इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रयोग। लेकिन यहाँ से एक बात समझने वाली है कि ज्ञान, विश्लेषण और समस्या ये संवेग का हिस्सा। संवेग के अंतर्गत ज्ञान, विश्लेषण और समस्या आ जाती है। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लिखित में से संज्ञान का हिस्सा नहीं है और उसमें दे दिया जाएगा कि ज्ञान, विश्लेषण और समस्या, तो उसी हिसाब से हमें उत्तर को ढूंढना है। अगला प्रश्न है कि संवेगों के घटक तत्वों में शारीरिक परिवर्तन में दैहिक परिवर्तन, व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति और भावनाएं शामिल हैं। इस संवेग के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संवेगात्मक और संश्लेषण। संश्लेषण फिर यहाँ पर उसका संबंध संज्ञान से। इस तरह से बहुत सारे संवेग और संज्ञान के अंतर्गत प्रश्न आएंगे जिनमें कि संज्ञान के तत्व को संवेग के अंतर्गत ऑप्शन में रख दिया जाता है और संवेग के तत्व को संज्ञान के अंतर्गत रख दिया जाता है। इसीलिए इस तरह के प्रश्नों का हल बेहतर तरीके से हो सकता है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि संवेगों के घटक शारीरिक परिवर्तन मतलब दैहिक, व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति और भावनाएं, और इनको भावनाओं को यहाँ संवेग के रूप में हम व्यक्त करते हैं, और ये तीनों बातें संवेग का हिस्सा होती, जबकि संश्लेषण संज्ञान का हिस्सा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? सबसे कम परिवर्तन शैशवा अवस्था में। लेकिन जब इस प्रश्न को इस तरह से पूछा जाए कि इसकी उत्पत्ति किस अवस्था में हो जाती है, तो इसकी उत्पत्ति शैशवा अवस्था में ही हो जाती है। लेकिन सबसे कम परिवर्तन इसकी
तीव्रता जो होती है वो सबसे कम होती है शैशवावस्था में। दो प्रश्न यहाँ से। पहली बात, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन? इसका सीधा सा उत्तर है शैशवावस्था में। लेकिन जब उत्पत्ति पूछी जाए, संवेगात्मक उत्पत्ति, तो वो शैशवावस्था से ही हो जाती है। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? इससे पहले था कि सबसे कम परिवर्तन, और यहाँ पर है सबसे तीव्र परिवर्तन, तो किशोरावस्था। स्वाभाविक किशोरावस्था में इस परिवर्तन को की जो है वो सबसे तीव्र होती है। इसके पीछे कई और भी वजह होते हैं जिसमें कि हार्मोन ग्रंथियों की भी भूमिका होती है। आंसर आएगा किशोरावस्था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञात्मक विकास अंतर व्यक्तिगत सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होती है। संज्ञात्मक विकास हेतु सामाजिक कारक और भाषा आवश्यक है। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी कहते हैं। और ये देखे तो ये सिद्धांत कहता है संज्ञात्मक विकास अंतर व्यक्तिगत सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होती है। ये बात सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास हेतु सामाजिक कारक और भाषा आवश्यक है। ये भी सही है। सामाजिक और सांस्कृतिक इसे विकास भी कहते हैं, और ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से क्या संवेग नहीं है? क्रोध, भय, पलायन और करुणा। पलायन मूल प्रवृत्ति है संवेग। स्वाभाविक है कि ये संवेग नहीं। आगे हम देखेंगे मूल प्रवृत्ति और उनसे जुड़े हुए संवेग को। तो ये मूल प्रवृत्ति होगी पलायन, बाकी करुणा, भय और क्रोध संवेग के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि भूख, प्यास तथा निद्रा किस प्रकार के प्रेरक हैं? जन्मजात, प्राथमिक, दोनों या अर्जित? ये दोनों है, जन्मजात भी है और प्राथमिक भी है। प्राथमिक प्रेरक के अंतर्गत भूख, प्यास और निद्रा रखते हैं, और ये सभी तरह के प्रवृत्ति हम जन्मजात भी पाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3। अब हम चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं मूल प्रवृत्ति और उनके साथ जुड़े हुए संवेग। अभी हम देख रहे थे कि पलायन को संवेग के अंतर्गत रख दिया गया था, इसीलिए इसे हम चॉइस में छाट चुके हैं कि पलायन नहीं होगी। वास्तव में ये मूल प्रवृत्ति और मूल प्रवृत्ति से जुड़े हुए संवेग है। जैसे भय, कोई कहीं से पलायित करता है तो उसमें मूल प्रवृत्ति पलायन है, जबकि संवेग भय। उसी तरह से 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति और उनसे जुड़े हुए संवेगों का यहाँ उल्लेख है। जैसे निवृत्ति, घृणा, संतान की प्राप्ति, वात्सल्य, शरणागत मतलब करुणा, काम, कामुकता, जिज्ञासा, आश्चर्य। इस चार्ट से भी प्रश्न हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में सामवेगिक विकास की विशेषता नहीं है। संवेगों का खुलकर प्रदर्शन होता है, बिल्कुल, क्योंकि यह तीव्र विकास की अवस्था होती है। संवेगों का तीव्र होना यह भी सही है। संवेगों का अस्पष्ट होना ये गलत है, जो कि जब खुलकर प्रदर्शन होगी और तीव्र होगी तो वो अस्पष्ट हो ही नहीं सकती। उसके बाद संवेगों का परिपक्व होना। 3 बातें यहां से निकल के आती है किशोरावस्था में, खुलकर, तीव्र और परिपक्व, और तीनों बातें इस किशोरावस्था के संवेग के साथ सही है। इसका आंसर हो जाएगा 3। यह अस्पष्ट हो ही नहीं सकता किशोरावस्था में संवेग। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास में संवेगों का महत्व है। बालकों की शैक्षिक योग्यता के विकास करने में, रुचि की भावना पैदा करने में, सफलता की भावना पैदा करने में उपयुक्त में से सभी। अब यहाँ से कुछ और प्रश्नों पर हम गौर करते हैं कि संवेगों का महत्व किसमें है? शैक्षिक योग्यता के विकास में। तो स्वाभाविक है कि शैक्षिक योग्यता के विकास से संवेग जुड़ा हुआ है। रुचि की भावना पैदा करने मतलब रुचि जुड़ा हुआ है संवेग के साथ। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता का विकास जुड़ा हुआ है संवेग के साथ।
तीसरा, सफलता की भावना, मतलब कि हम कोई छात्र सफल हो सकता है यदि उसमें ये भावना है, उसका भी संबंध संवेग से। अब कभी सीधा सा प्रश्न पूछ दिया जाए कि योग्यता के विकास, रुचि, सफलता, ये किसके उदाहरण है, या तो उसका आंसर हो जाएगा संवेग। तो प्रश्न इसी तरह से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। फिर देखना है कि मूल तत्व है कि नहीं। मूल तत्व से मतलब जैसे कि यहाँ योग्यता के विकास में संवेग की भूमिका होती है, योग्यता से जुड़ा हुआ है कि नहीं, रुचि पैदा करने में संवेग की भूमिका होती है, सफलता की भावना पैदा करने में संवेग की भूमिका होती है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बालकों में कितने प्रकार के संवेग पाए जाते हैं? 14 प्रकार के, जो ऑप्शन है उस हिसाब से इसका आंसर होगा 14 प्रकार के। शिशुओं का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, चॉइस पे आते हैं, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर, मूल प्रवृत्ति पर। और इसका आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या है? तो मूल प्रवृत्ति जिसके आधार पर संवेगों का विकास होता है उसको हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि बालकों का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है संवेगों के मूल प्रवृत्ति पर, क्योंकि शिशु में संज्ञात्मक विकास की वो तीव्रता या संवेग की उत्पत्ति उतनी नहीं होती है जितना कि हम किशोरावस्था में पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। हाँ, ये कथन से है। संवेग को लेकर के कई तरह के विचार हैं, और इसमें कि वाटसन का ये लाइन बहुत प्रसिद्ध है कि पहला से भय और प्रेम का संवेग विकसित होते हैं, और वो कहने वाले व्यक्ति थे वाटसन। वाटसन ने ये भी कहा था, हो सकता है कि अगले कुछ क्वेश्चन में हो भी, कि भय और प्रेम का विकास सबसे पहले होता है। किसका कथन है? तो वो उसका भी आंसर हो जाएगा वाटसन के कथन है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। किस बालक के संग में संवेगात्मक अनुभवों का विश्लेषण हेतु तो उपयुक्त है? किसी बालक, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया, उसकी मुख मुद्रा, अंतर्निरीक्षण, इसमें से कोई नहीं, हो जाएगी उद्दीपकों की प्रतिक्रिया से। किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण किया जाता है उद्दीपकों के प्रतिक्रिया से। संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व है क्योंकि यह आवश्यक है। इससे पहले चर्चा हो रहे थे, ये क्वेश्चन आ चुके। बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए अनुप्रयोग का प्रयोग होता है। संज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अवयव सम्मिलित नहीं है? संज्ञान के अंतर्गत भाषा शामिल है, स्मृति शामिल है, चिंतन शामिल है, तर्क है। ये प्रश्न पहले भी आई थी और इस बार कुछ दूसरे रूप में आई। ये सभी भाषा, स्मरण, चिंतन और तर्क, यहाँ पर देख लेते हैं। और क्या क्या चीज है? ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये संज्ञान के मुख्य घटक है। ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, संज्ञान का पक्ष। बूनर के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक अनुभूति को कितने तरीकों से बताया है? और इनमें 3 तरीके से इन्होंने बताया कि बालक के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक की अनुभूतियों को कितने तरीके से, इनका बूनर का कहना है कि ये 3 तरीके हैं। व्याख्या में आते हैं। बूनर का कहना है कि बालक आरंभ में क्रियाओं के द्वारा चिंतन और फिर प्रतिबिंब द्वारा चिंतन, बाद में संकेतों या शब्दों द्वारा चिंतन करते हैं। पहला का यहाँ पे उनका कहना है आरंभ में क्रियाओं के द्वारा, दूसरा फिर प्रतिबिंब के द्वारा, और तीसरा संकेतों और शब्दों के द्वारा चिंतन करते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक यानी भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ, धारणा अर्जित की है। संज्ञान के संदर्भ में यह कथन किसका है? कथन ही है, सीधा सीधा हिलगार्ड का है।
फिर से कथन पे आते हैं, किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ और धारणा अर्जित की है। संज्ञान के संदर्भ में किसका कथन है? हिलगार्ड का कहना है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञात्मक विकास का उपागम नहीं है? अवधान, मस्तिष्क मानचित्र, स्मृति, समावेशी विकास। समावेशी विकास संज्ञात्मक विकास का उपागम नहीं है, बाकी अवधान, मस्तिष्क मानचित्र और स्मृति इसका। अगला प्रश्न है, संज्ञात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया है। तो चर्चा कर रहे थे कि इसमें संज्ञात्मक विकास का उपागम मस्तिष्क मानचित्रण है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है संज्ञात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया है किसने? चॉइस पे आइए और ये इसका आंसर होगा मंडूरा। अगला प्रश्न है, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग, बालक के लिए संवेग आवश्यक है क्योंकि बालक में संवेग आत्मक अनुक्रिया है। बालक के उद्दीपित अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। पहली बात, बालक के असंगठित संवेग का से संबंध नहीं है। दूसरा, बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर। संवेग एक विशेष परिस्थिति को तय करती है, लेकिन जब हम दूसरे चॉइस पे आते हैं कि बालक की उद्दीपित अवस्था है, संवेग एक तरह से आंतरिक ऊर्जा जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी उद्दीपक और उद्दीपित, इन दोनों का संबंध हम संवेग से देखते हैं। संवेग के लिए उद्दीपित और उद्दीपक दोनों की आवश्यकता होती है और इसी हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 2। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? वुडवर्ड। संवेग सामान्यतः पर एक ऐसी दशा होता है जिसमें कि आंतरिक ऊर्जा की झलक हमें मिलती है और इस आंतरिक ऊर्जा की दशा को उत्तेजित दशा का नाम दिया है वुडवर्ड ने। अगला प्रश्न है, किसी बालक के संज्ञात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। फिर से आया, उसकी मुख मुद्रा गलत, अंतर्निरीक्षण गलत, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। बच्चे में भय का संवेग कौन से विकार पैदा करता है जिससे उसकी सीखने की प्रतिक्रिया बाधित होती है? भय से उसमें नकारात्मक भाव बनते हैं। भय से अपमान व्यक्त होती है। भयग्रस्त बच्चा अपने अंतर्निहित भाव को व्यक्त नहीं कर सक पाता जिसके परिणाम कुंठाग्रस्त रहता है। भय संवेग है, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? पलायन। और उससे ग्रसित बच्चा अपने अंतर्निहित भावों को व्यक्त नहीं कर पाता जिसके परिणाम स्वरूप कुंठाग्रस्त रहता है। बहुत सारे संवेग नकारात्मक होते हैं जिसमें कि भय है, लेकिन भय के से उसमें नकारात्मक भाव बनते हैं। उससे ज्यादा उपयुक्त ऑप्शन है भयग्रस्त बच्चा अपने अंतर्निहित भावों को व्यक्त नहीं कर पाता जिसके परिणाम स्वरूप कुंठाग्रस्त हो जाता है। संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? बालकों के अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना, बालकों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करना। अभी हम बता ही रहे थे इसे किसी प्रश्न में, ये रुचि, व्यवहार, इनका संबंध है संवेग से। और बालकों को अशक्त बनाना, ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आंसर हो जाएगा 3, बालकों को शिष्ट बनाना। इस तरह से हम देखते हैं कि संवेगों का शिक्षा के में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से अगर कौन सा कथन सही है तो फिर हो जाएगा रुचि,
अनुकूल व्यवहार, शिष्ट बनाना, ये सभी बातें शिक्षा के क्षेत्र में संवेग के महत्व को व्यक्त करता है। संवेग किसी बालक में पैदा करता है सफलता की भावना सही है, प्रेरणा की भावना सही है, रुचि की भावना सही है, और इसका आंसर हो जाएगा ये सभी चार। किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित दशा। हालांकि क्रोध भी एक प्रकार का संवेग है, लेकिन यहाँ पर संवेग का शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है। समान तौर पर जैसे कि संज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, समझ, उसी तरह से संवेग के बारे में पूछा जाए क्या होता है, एक उत्तेजित मनोदशा है। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। मन का मानचित्र संबंधित है बोध बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों के क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। आंसर हो जाएगा मन की क्रियाशीलता के अनुसंधान से। जब बच्चे की दादी उसे उसकी मां की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा रोने का कारण क्या पूछा है? बच्चा के कारण रोता है, यानी किस वजह से रोता है? वियोग, सामाजिक दुश्चिंतता, संवेगात्मक दुश्चिंतता, और यहां पर आंसर हो जाएगा संज्ञात्मक दुश्चिंतता। नीचे है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? पहला चॉइस है वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना और वर्गीकृत करना। प्रश्न को फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विश्लेषण के लिए, सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? और सूचना के संदर्भ में जब बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं के बीच अंतर, उन सूचनाओं को एक साथ लाने के बाद सूचनाओं के बीच अंतर की स्पष्टता सामने आती है। इसका आंसर होगा 3। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता, संज्ञान और भावना। परिपक्व विद्यार्थी के संबंध में सही है। किसे आप परिपक्व विद्यार्थी कह सकते हैं? सीधा सा आंसर पे आते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। पहला चॉइस देखिए तो इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। स्वाभाविक है कि छात्रों के जीवन में भावना मतलब संवेग का होना आवश्यक है। अपनी बौद्धिकता के साथ साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ये भी बात सही गलत हो जाएगा क्योंकि उन्हें सहचर की आवश्यकता होती है। चॉइस चौथे नंबर के कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। लेकिन हम जब संवेग के अंतर्गत इस चॉइस को देखते हैं तो हम पाते हैं कि तीसरा चॉइस सबसे अधिक सही है। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, विचार करना, गतिक प्रक्रम। आंसर होगा इसका सहानुभूति देना। फिर से चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? और यहां पर सहानुभूति देना इसका आंसर होगा। संज्ञात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? पहले आंसर पे आते हैं। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को दृढ़ बनाती है। फिर से पर देखते हैं। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को बनाती है। इसके द्वारा
संज्ञात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? अब अन चॉइस को देखते हैं। जितना संभव हो उतनी आवर्ती से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, एक समृद्धपूर्ण एवं विवेकपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, ये गलत। एक समृद्धपूर्ण एवं विवेकपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये संभव नहीं हो पाता है कि समृद्धपूर्ण और विवेकपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। अगले चॉइस में देखिए, पहला चॉइस जो कि नहीं होगी, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। यथासंभव की नीति पर संज्ञात्मक विकास आधारित नहीं होती। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता के कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। आंसर और चॉइस पे हम देख लेते हैं। आंसर तो यही है। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, ये गलत हो जाएगा। अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ तालमेल न बना पाना, ये भी गलत है। अगला है अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न लेने हेतु दैनिक निर्णय, ये भी गलत है। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है और ये कह रहा है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। यानी बच्चे में ये भावना बैठ जाती है कि वो सफल नहीं हो सकते। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है और यह मानसिक विकास है। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों में संज्ञात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। अभी अगले कुछ प्रश्न में हम चर्चा कर रहे थे कि शैशवा अवस्था में संवेग की प्रवृत्ति कम होती है। उसी तरह से जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि बच्चों में संज्ञात्मक परिपक्वता का अभाव जो है 8 वर्ष तक पाया जाता है। उसके बाद उसमें संज्ञात्मक विकास, बच्चों का विकास तेजी से होता है। संज्ञात्मक विकास एक निश्चित अवस्था के क्रम में होता है। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जैसे कि संवेदी गतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। अक्सर ये पूछ दिया जाता है कि संवेदी गतिक अवस्था कब से कब तक? जीन पियाजे के अनुसार 2 वर्ष तक। उसके बाद पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, प्रत्यक्ष सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 वर्ष से ऊपर। और इसमें सभी बातें सही हैं। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के 4 चरणों की जो व्याख्या की है, पहला चरण है संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक प्रक्रिया। और सभी अवस्था के अपने अपने गुण हैं, उनकी व्याख्या वो विस्तार से करते हैं जीन पियाजे। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज के सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? जीन पियाजे। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होते हैं, इससे पहले भी इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं। मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है, ना कि संज्ञात्मक, ना कि संवेगात्मक, ना ही संरक्षित। मूल प्रवृत्ति। विकास का तात्पर्य बच्चों के और एकत्र करने की तरीके से है। क्या चीज एकत्र करने के तरीके से है? विकास संज्ञात्मक सीखने और सूचनाएं, संवेगात्मक सीखने और सूचनाएं, शारीरिक सीखने और सूचनाएं, संज्ञात्मक मतलब ज्ञान, ज्ञानात्मक सीखने और सूचनाएं। और आंसर होगा इसका 2। संवेगों का शिक्षा में प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है?
स्वाभाविक है कि बालकों को अंतर्मुखी तो नहीं बनाता है। एक ऐसी दशा है जो बालकों को बहिर्मुखी बनाती है। आंसर हो जाएगा 1। बाकी सब बात पहले की तरह है कि ये रुचि पैदा करता है, समाज के अनुकूल व्यवहार की क्षमता बालकों को शिष्ट बनाता है। इस तरह के बात ऑप्शन कई बार आ चुके हैं संवेग के साथ। संवेगात्मक विरेचन, विरेचन का अंग्रेजी होता है डिस्चार्ज, का अर्थ है जब आवेग पैदा हुई, भावनात्मक आवेग, वो किस तरह से डिस्चार्ज होती है, बाहर निकलती है। संवेगों को दबाना, गलत बात। संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना, ये सही बात है। जब संवेग पैदा हो तो उसको सहन करने की क्षमता आप में विकास होता है, इसलिए कहा जाता है क्रोध को सहने की क्षमता रखो। तीसरा जो है बहुत ही अधिक अवसादग्रस्त, स्वाभाविक है कि अवसादग्रस्त से समस्या का समाधान नहीं होता है। संवेगात्मक दमन से बाहर निकलना, मूलतः ये बताया जा रहा है कि आप संवेगों को न तो दबा सकते हैं, न ही उनका दमन कर सकते हैं, न ही यदि नकारात्मक संवेग है तो उस आधार पर आप अवसादग्रस्त रह सकते हैं। सबसे सही तरीका है कि संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना, मतलब आप उसे कितना अधिक उसको झेल पाते हैं। यहाँ सहन से मतलब यही बात है। इसका आंसर हो जाएगा 2। भावनात्मक विरेचन एक प्रक्रिया है जिसमें हमारी भावनाएं अनेक सभी वास्तविक रूप में प्रकट होती है। विरेचन का सिद्धांत अरस्तु ने दिया था, पहला व्यक्ति था जिसने कि विरेचन का सिद्धांत दिया था। विरेचन द्वारा संवेग के भावों को उद्भूत करती है और उनका सामंजस्य करती है, अर्थात बहिर्गमन करती है। दरअसल जब यहाँ चर्चा कर रहे थे तो इसका मतलब यही होता है कि बालक में संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना, इसका मतलब है कि उनको संवेग के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता होना, विकसित होना चाहिए बालकों में। 12 वर्ष की आयु में के एक समान बच्चे में यह अधिकतम संभव है कि उनमें समग्र मोटर समन्वय की दिक्कत होती है। उनमें वयस्कों को खुश करने के संबंध में चिंता का भाव होता है। 12 वर्ष में तो दूसरे को खुश करने की प्रवृत्ति नहीं होती। वह यहाँ वहां अपनी रुचि परिसीमित करता है, ये भी बात गलत है। वह अभिजात अनुमोदन के लिए इच्छुक होता है, ये भी बात गलत है। और इसका आंसर हो जाएगा उनमें समन्वय की दिक्कत होती है। यह सिद्धांत की संवेग तथा उनसे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया प्राणी को आपातकालिकताओं के लिए तैयार करती है, किसके नाम से जुड़ा हुआ है? केनन, स्निकर, प्याजे और लेजार। इसका आंसर फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह सिद्धांत की संवेग तथा उनसे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रियाओं प्राणी को आपातकाल के लिए तैयार करती है। यहां कहा जा रहा है कि संवेग और उनसे जुड़ी हुई स्वतः चलित स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया आपातकाल के लिए तैयार करती है। तो संवेग और उनसे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल सहानुभूति क्रिया का संबंध आपातकालीन तैयारी के लिए भी तैयार करने से है, और यह कथन था केनन का। किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, इस प्रश्न में चर्चा कर ही चुके हैं। वाटसन का कथन है ये। संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है, और ये कथन किसका है? तो बर्नी का। संवेग प्रवृत्ति का हृदय, यह कथन मैकडुगल का। अगला प्रश्न, कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे स्तर में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा है? 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों को रखा है। तीसरे स्तर पर 13 वर्ष से ऊपर के वायु आते हैं।
कोलवर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत शिक्षा जगत का एक बहुत ही सम्मानजनक या प्रतिष्ठित सिद्धांत है। बार बार पूछा भी गया है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोलवर्ग की तरफ से दिया गया। और इसके विभिन्न स्तर हैं जिसमें कि अलग अलग आयु वर्गों को रखा गया है। इसमें तीसरे स्तर के अंतर्गत वो 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों को रख रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की 6 अवस्थाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इनकी कुल अवस्था जो है कोहलवर्ग की 6 अवस्थाएं। लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? चारों चॉइस पे आते हैं। पश्चात पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर से एक बार प्रश्न पे आते हैं। कोहलवर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है? प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता आधारित होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा बाह्य कारकों से। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि किस अवस्था में बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। इनकी 6 अवस्थाएं हैं। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? पियाजे ने 4 अवस्था की बात की है, और जिसमें से कि उनकी जो तीसरी बात है पूर्वकालीन संक्रिय अवस्थाएं, जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करना सीख जाता है। तो आइए, आज का प्रैक्टिस सेट था। इसके साथ साथ हम जीएस पे भी लगातार प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। आज भी प्रयास कर रहे हैं कि एक प्रैक्टिस सेट जीएस से संबंधित उसका वीडियो अपलोड करें।